भाई ये कह रहे थे कि जितना दोषी हत्या का रामदेव है, उस राज को अभी तक वाला उनका सगा भाई भी उतना ही दोषी है। ये एक वकील की भाषा है और वकील ने वकील की भाषा बोली। मैंने कहा अगर राजीव दीक्षित के परिवार को मेरे को कटघरे में खड़ा करना पड़े तो मुझे राजीव दीक्षित के लिए न्याय नहीं चाहिए, और ये कह के मैंने मदन भाई से रिश्ता खत्म कर लिया। ये बात सच है और आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैं ये कार नहीं है। मगर घटनाक्रम कुछ दूसरा घूमा, फिर घटनाओं ने मोड़ लिया, फिर कुछ ऐसा हुआ। प्रज्ञा दीक्षित ने कैंपेन चलाया मेरे खिलाफ। मेरे चरित्र को जितना वो बदनाम कर सकती थी, लोगों को फोन कर करके सबको फोन किए उन्होंने कि इन महिला का चरित्र ऐसा है वैसा है। एक महिला के लिए चरित्र की बदनामी मौत से भी बड़ी बदनामी है, और वो एक औरत होके ये कर रही है मेरे लिए। मैं फिर भी कहती हूँ हे ईश्वर, उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वो क्यों कर रही थी मुझे बदनाम। जानते हैं, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, मैं राजीव दीक्षित के लिए लड़ना चाहती हूँ। मुझे दर्द है, एक देशभक्त के साथ मैंने समय बिताया, उनको सुना, उन्हें खाना खिलाया, उनके ज्ञान को पाया, और मैंने उनमें ब्रह्म रूप देखा। ये मेरा दोष है, मैंने उनमें ब्रह्म रूप देखा, ये मेरा दोष है, इसलिए मैं लड़ना चाहती हूँ। जब ये सब प्रज्ञा दीक्षित और प्रदीप दीक्षित ने किया, उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि दाल में कुछ काला है। ये नहीं लड़ने देना चाहते केस, ये मेरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते राजीव जी के न्याय के लिए। मैंने दोबारा मदन भाई से संपर्क किया। मदन भाई, मैंने कहा हमसे गलती हुई है, आपके साथ हमने झगड़ा किया, मगर ये शायद हमारी भूल थी और हमने आंदोलन बीच में छोड़ दिया इस वजह से। फिर हम दोबारा से आंदोलन में लगे, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन सभी लोगों के जो 2016 में हमसे जुड़े थे और हमने आंदोलन को बीच में छोड़ा। मदन भाई, मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, सारी सभा के सामने मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने आपको गलत समझने की कोशिश की। शायद वो मेरी बुद्धि का उस वक्त ऐसा ही प्रभाव था। मैं नहीं चाहती थी किसी शहीद के परिवार को मैं बदनाम करूं, कटघरे में खड़ा करूं। अनिल भाई ने छोड़ा, हमारे जितने भी साथी थे सब ने मदन भाई को छोड़ दिया और आंदोलन एकदम ठप। मगर वर्धा वालों ने मेरे खिलाफ जितना बदनामी का काम कर सकते थे ना, जितना बदनामी का, कि मैं मतलब खून के आंसू रुलाया है मुझे उन्होंने। मैं इतना रोई हूँ, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैंने कई लोगों को भेजी है जो मेरे अपने हैं, मधु दीदी को भी भेजी है। मेरे को कैसे कैसे रुलाते हैं लोग फोन कर करके, आज की डेट में भी मुझे रुलाते हैं। सब कहते हैं इनका संबंध उससे था, इसका संबंध उससे था। अरे तुम लोगों को शर्म है? अगर मैं तुम आदमियों के संबंधों को कहने लग जाऊं, मैं एक औरत हूँ, यही सजा है ना मेरी कि मैं एक औरत हूँ। तुम पुरुष हो, तुम किसी भी औरत को बदनाम कर सकते हो, किसी के भी चरित्र को उंगली उठा सकते हो। तुम सब राम हो, मेरे से ही सीता होने का प्रमाण मांगोगे क्या? ये सब आप सबसे भी प्रश्न है, और जो काम करने की कोशिश करते हैं उन सभी भाइयों से भी मैं यही निवेदन करूंगी कि अपनी बहन के चरित्र को बदनाम मत करो, अपनी बहन को खून के आंसू मत रुलाओ। क्या पाप किया है मैंने न्याय की मांग करके? क्या गुनाह कर रही हूँ मैं एक देशभक्त के लिए? आप अपनी आत्मा को जगाइए भाई साहब, मैंने क्या पाप किया है? आप पूछिएगा उनसे जाके कि उमा शर्मा ने क्या पाप किया है, पूछिएगा उनसे जाके। अपने एक सहयोगी को छोड़ा, एक देशभक्त को छोड़ा, मैंने कितने ही एक व्यक्ति में कितने ही रूपों को छोड़ा, किस लिए? कि प्रदीप दीक्षित, प्रज्ञा दीक्षित को मैं अपने बहन भाई जैसा मानती हूँ। मगर उन्होंने अपनी बहन के चरित्र के साथ क्या किया? वो तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, एक देशभक्त का परिवार कभी ऐसा नहीं हो सकता जैसा वो लोग हैं, इतने नीचे गिर जाएंगे मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं सोचती थी राजीव दीक्षित ने जिस कुल में जन्म लिया है वो जरूर कोई बहुत बड़ा कुल होगा, कोई बहुत बड़ा परिवार होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको बताते हैं मुझे बहुत खेद हो रहा है, और मैं अंतर मन से कई दिनों से बहुत परेशान हुई इसी कारण से। और ये कार्यक्रम करना था,
इसलिए ये सब हो रहा है। बाकी आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग न्याय के लिए आए हैं। कोई अपने नाम के लिए, कोई पैसे के लिए, अपनी दुकान के लिए, किसी के लिए नहीं आए। कोई महाराष्ट्र से आया, कोई गुजरात से आया, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई पूना से मधु दीदी है, मध्य प्रदेश से बहुत सारे भाई आए हैं। सब कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया, कोई दुकान छोड़ के, कोई खेत छोड़ के। तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मधु दीदी कुछ कहना चाहती हैं तो मधु दीदी अपनी बात आप सबके सामने रखेंगी। ये जो बहन जी ने बताया ना, मदन भाई का साथ छोड़ा हम लोगों ने, उसके बाद मैं गया था वर्धा और मैंने बताया, मैंने कहा प्रदीप भाई बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक दल संगठन दुनिया भर के बना रखे, इनके बस की बात नहीं है। आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। मैंने कहा आपने राजीव भाई के साथ काम किया है। मैं मानता हूं कि उन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, कर सकते थे उस समय में, नौकरी दाखिल कर लेते, कहीं कहीं अपना परिवार पालते, लेकिन उन्होंने भी सामाजिक जीवन जिया है, उनको अनुभव है, उनको प्रेरित किया, मैंने उत्साहित किया, क्योंकि वो लोग वो खुद ही कहते हैं कि हमको उत्साह जगाने की जरूरत है, आप कार्यकर्ता हमारा उत्साह जगाइए। उनका उत्साह जगाया, उनको कहा कि हम आपके साथ हैं, हम कोई संगठन या कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, हम आपके साथ करना चाहते हैं काम। लेकिन राजीव भाई की न्याय के ऊपर हाँ सब हुआ है। मदन दुबे का वीडियो देखा है आपने? देखा है? कौन बैठा है बगल में? किसने माइक रखा मदन दुबे के आगे बुलवाने के लिए? प्रदीप दीक्षित जी ने। वो भीलवाड़ा की एक बहन है, उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच और आजादी बचाओ आंदोलन के लोगों के ऊपर उंगली उठाई है, उनके ऊपर शक पैदा किया है। कौन बैठा है उस वीडियो में साथ में? प्रदीप भाई। और उस इनका साथ छोड़ने के बाद मैं गया और वो जो ज्ञापन इन्होंने बनाया था, इनको हत्या का सह अभियुक्त बताते हुए, मैं दूसरा ज्ञापन लेके गया, उसमें किसी का नाम नहीं था, सिंपल ज्ञापन था, राजीव भाई की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम की मांग कुछ लोगों ने मांगी, लेकिन जो जिन लोगों के बीच में वो थे उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। मैंने प्रदीप भाई के सामने ज्ञापन रखा, ज्ञापन बाहर निकालते ही प्रदीप भाई की हवाइयां उड़ने लगी कि मेरे से साइन करवाने आया है। अगर कुछ मेरी इतनी सारे देर बोलने से कुछ सच्चाई लगती हो मेरे अंदर तो विश्वास कर सकते हो, बाकी नहीं तो फिर मैं कलेजा फाड़ के तो दिखा नहीं सकता हूं आपको, ठीक है ना? ये शब्द थे मेरे। मैंने कहा प्रदीप भाई इसको पढ़ो। प्रदीप भाई के चेहरे के भाव उड़ गए, बदल गए। देखा, पढ़ा पूरा, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आखिरकार जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही आएगी। ये शब्द थे उनके, यानी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ऐसा कौन सा भार है उनके ऊपर जो उस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? बताओ ना, हमसे शेयर करो, बताओ हमें। ट्रेडमार्क का विवाद 2014 में भी आया था, बहन जी की पोस्ट देखी थी, इन्होंने तब भी समर्थन किया था। और मैं वही बात कह रहा था आपसे, अभी भी ताजा घटनाक्रम में हम जो लोग सब जुड़े हुए हैं, हमने समर्थन किया उनका। बहुत सारे लोग ये रिफाइंड और पाम ऑयल सेंट मिला के बेच रहे हैं, उनके मुकाबले में कुछ प्रामाणिकता रखेंगे। और सिर्फ राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर राजीव भाई का ही कहीं न कहीं काम करेंगे। रामदेव का, पतंजलि का जब होर्डिंग आया था, उस पे एक तरफ बालकृष्ण का फोटो, एक तरफ स्वामी रामदेव का, अब मुझे लगता था कि इस पे ऊपर राजीव भाई का भी चित्र होना चाहिए था, क्योंकि स्वदेशी का मूल मंत्र राजीव भाई से मिला, रामदेव ने खुद बोला है मंचों पे से, ठीक है? हमें लगता था इस पे राजीव भाई होने चाहिए थे, उनका सम्मान बढ़ता, देश में पहचान बढ़ती। रामदेव ने नहीं लगाया। हो सकता है रामदेव को इन्होंने ही रोका हो कि आप राजीव भाई के नाम का और चेहरे का उपयोग नहीं करोगे, हो सकता है, ठीक है ना? हम भी उसको एक तरफा गुनहगार नहीं मानते हैं। अंदर में क्या खिचड़ी पकी है इन लोगों के अंदर, क्या इनके भी मतभेद पैदा हुए मैं नहीं जानता, लेकिन दोषी दोनों है। ये राजीव दीक्षित के, देशभक्त के दोषी दोनों हैं, ये मैं सिद्ध कर सकता हूं, आप अलग से बात कर लेना अभी, ठीक है ना? उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, इन्होंने भी, मदन दुबे इनका पारिवारिक मित्र है, बच्चा है, उसने वीडियो में बोला है 12 साल की उम्र से मैं इनके साथ हूं। अभी अगर ये प्रतीक स्वामी रामदेव मान लो, मैं मदन दुबे हूं और आप उनके भाई हो, वो पीछे बैठे हुए हैं, वो उनके माता पिता हैं, ठीक है ना? मैं बच्चा हूं, मैं इनको कह रहा हूं, ये नहीं मान रहे, तो मेरा संपर्क तो आपसे है, उनसे है। मैंने उनके पैर क्यों नहीं पकड़े, उनको तैयार क्यों नहीं किया? और अगर वो एग्री हो जाते तो क्या ये मना कर सकते थे? ये सब क्या हुआ है इस बीच में नाटक? उनको संतुष्ट कर दिया गया है कि हम मदद करेंगे तुम्हारी। राजीव भाई तो चले गए,
स्वदेशी का अपमान हो जाएगा, आयुर्वेद की बुराई हो जाएगी। राजीव भाई के ऊपर भी आएगी कि स्वदेशी के व्याख्यान करते थे, ऐसे उनको गुमराह किया और आगे का आश्वासन दिया कि हम मदद करेंगे तुम्हारी, और वो मदद अब तक जारी है। ये उनके कंपनी में जो बिजनेस पार्टनर है उसका फोन है मेरे पास, कि अभी भी कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से ले लेंगे पैसा, नहीं तो मार्केट से लेके आओ। समझ रहे हो? 4 साल यहाँ आके ये नहीं किया है, अपने को खपाया उस सारे चीज के अंदर। और वो जानते हैं यहाँ हरीश गुप्ता जी नहीं आए, उनका वकील बन के, उनका समर्थक बन के 2 साल पहले शाहदरा में बैठक हुई थी वाघ भट्ट को लेकर। जैसे कई भाई आए हैं, जितेंद्र पटेल जी आए हैं, एक ये श्रीकांत यादव भाई आया है, ये सारांश गवाह है। हरीश गुप्ता जी उनको गालियां सुन रहे थे मैसेंजर के तौर पर।